प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने वाक्य विस्तार पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम वाक्यों की पहचान करें और वाक्यों से संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न आए उनको कैसे परीक्षा में हल करें। आज हम जानेंगे वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का अर्थ होता है कि जब किसी वाक्य को बिना अर्थ बदले दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसको हम वाक्य रूपांतर कहेंगे या वाक्य परिवर्तन कहेंगे। अर्थात कोई वाक्य अगर हमें उसे चेंज करना है, बदलना है, तो हमें उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होने देना। यानी कि वाक्य तो बदल जाए लेकिन उसका जो मीनिंग है वो वैसा ही रहे जैसा कि वो पहले था। तो इसी को ही कहते हैं वाक्य परिवर्तन। तो देखते हैं अब कि कैसे हम इसको सरल से मिश्र वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त से मिश्र में बदलेंगे, सरल को ही हम संयुक्त में बदलेंगे। तो इस तरीके से कई तरह के एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूं। हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे हम उनको बदलेंगे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में। जैसे हमने यहाँ पर पहला वाक्य लिया है, परिश्रमी सदा सफल होते हैं। ये एक सरल वाक्य है, यानी कि जो मेहनती लोग हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अब ये सरल है, मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि सरल वाक्य में एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, उद्देश्य और विधेय एक एक होता है। तो यदि अब हमें इसको मिश्र में बदलना है, आपने पिछली बार मिश्र वाक्य की भी पहचान की थी, तो ये बन जाएगा कि जो परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं। अब इसका हमने मीनिंग नहीं चेंज किया, लेकिन वाक्य का रूप बदल गया। पहले हमने कहा था परिश्रमी सदा सफल होते हैं, अब हमने कह दिया कि जो परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं। वाक्य सरल से मिश्र में बदल गया, लेकिन उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आया। एक और वाक्य देखते हैं, मैंने एक नई कार खरीदी है। मैंने एक नई कार खरीदी है, जब ये सरल वाक्य है क्योंकि एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पे खरीदने की, तो इसको हम मिश्र में बनाएंगे, मैंने एक कार खरीदी जो नई है। समझ आया आपको सरल से मिश्र कैसे बनाएंगे? अब हम सरल से संयुक्त में बदलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे होगा। जैसे एक सरल वाक्य है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई, क्योंकि इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया हो रही है नौकरी दिलाने की। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं और उनको किसी समानाधिकरण यानी कि जो योजक शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर के वाक्य होंगे इसलिए इनको और से जोड़ा जाएगा। तो अब हमने इन दोनों को यहाँ पर पढ़ाना था और दिलवाना था। अब हमने इनमें दो क्रिया बना दी, जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। वाक्य वही है, पहले हमने बनाया था पढ़ाकर नौकरी दिलाई सरल में, अब हमने कहा मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। एक और वाक्य देखो, चाचा जी नहाकर दफ्तर चले गए। एक ही क्रिया हो रही है, चाचा जी हैं वो नहाए और दफ्तर चले गए। लेकिन जब हम इसको संयुक्त में बनाएंगे
तब हमें यहाँ पर और डालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो क्रिया हो जाएंगी संयुक्त में। एक तो चाचा जी नहाए, नहाने की क्रिया हो रही है, और दफ्तर चले गए यानी कि उनका जाना। तो चाचा जी नहाए और दफ्तर चले गए, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। आप इस चैप्टर को समझने के लिए जो मैंने पहले पहचान कराई थी वाक्यों की, वो जरूर देखना, उससे आप इन चीजों को और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब संयुक्त वाक्य हमने ले लिया, जैसे हमारे यहाँ पर संयुक्त वाक्य थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य लिया, बच्चे ने दवाई पी और उल्टी कर दी, यानी कि दो क्रिया हो रही है, बच्चे ने दवाई पी, पीना और उल्टी करना। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। अब जैसे ही बच्चे ने दवाई पी वैसे ही उल्टी कर दी। अब हमने इसको जैसे और वैसे लगाकर मिश्र में बदल दिया, लेकिन वाक्य का मीनिंग वही रहा जो पहले था। एक और वाक्य देखते हैं। माली ने पौधा लगाया, यानी कि पौधा लगाना एक क्रिया हो गई, और पानी डाला, फिर उसमें पानी डालना दूसरी क्रिया हो गई, यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य हैं। अब हम इनको मिश्र में बनाएंगे तो एक बना देंगे। हमेशा ध्यान रखना, मिश्र में एक वाक्य उसमें प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी क्लियर करूंगी। और आगे, जब माली ने पौधा लगाया तब पानी डाला। अब इसमें ये वाला जो वाक्य है ये आश्रित है। जब माली ने पौधा लगाया तब पानी डाला। अभी मैंने वहां जिस बात को छोड़ा था पिछली बार, कि जो मिश्र वाक्य है उसके भी आगे आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, वो हम अभी नीचे क्लियर करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ सरल से मिश्र, सरल से संयुक्त और संयुक्त से मिश्र, यानी कि तीनों प्रकार के वाक्यों को कैसे बदलना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको ये वाले वाक्य दे देते हैं, या तो संयुक्त दे देते हैं या मिश्र दे देते हैं, तब आपको सरल बनाने को भी आ सकता है। जरूरी नहीं है सरल देंगे तभी आप संयुक्त और मिश्र बनाएंगे। ऐसा भी होता है कि आपको इनमें से कोई वाक्य दे दें और आपको कहें कि सरल बनाओ, तब आपको उसमें इस प्रकार बनाना है कि एक ही क्रिया में आ जाए वो वाक्य। तो ये आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर पाई हूं, अगर आपको समझ आया तो। अब हम आ जाते हैं जहां हमने पिछली बार अपना टॉपिक छोड़ा था, कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उनके भी आगे आश्रित उपवाक्य होते हैं और उनके नाम होते हैं। वो मैंने आपको 3 नाम बताए थे। पहला बताया था आपको संज्ञा उपवाक्य, दूसरा बताया था विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा बताया था क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि आपको एक मिश्र वाक्य दे दिया और उससे पूछा कि आप बताओ इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है और उसका नाम क्या है, उसका भेद क्या है। तो ये आप पिछले वाले लेसन में जाकर जरूर पढ़ना। यहाँ पर मैंने आपको उसको क्लियर किया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये पहली बात तो मिश्र वाक्य में ही होते हैं, संयुक्त में और सरल में नहीं होते। और तीसरा, ये 3 प्रकार के होते हैं, तो हमें इनकी पहचान करनी है, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि या तो पहले से रेखांकित किया होगा आश्रित उपवाक्य, उसका नाम बताना होगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि आप आश्रित उपवाक्य को ढूंढो और उसका नाम बताओ। दोनों ही तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन किया है, जैसे ये वाक्य है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। ये एक मिश्र वाक्य है, लेकिन क्योंकि अब हम इसके भी आगे भेद पे जा रहे हैं, तो हमें इसमें बताना है
कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आश्रित उपवाक्य है। अगर आपको अंडरलाइन किया हुआ आ जाए तो ठीक है, आपको उसका नाम बताना होगा, और अगर अंडरलाइन किया हुआ ना आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रधान वाक्य है और ये इस पर आश्रित उपवाक्य है। तो इसकी मैंने आपको पहचान बताई कि जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, आप उसको संज्ञा उपवाक्य भी कह सकते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। उसकी पहचान यही होगी कि ये की से शुरू होगा, वाक्य से पहले की आएगा। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है, आप इसको याद रखना। अगर आप इसको याद रखोगे कि की आया है तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नंबर का। तो ये पहचान यही है। मिश्र वाक्य में 3 भेद जो आगे बताए थे उसमें पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया जो की से शुरू होगा, जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया। अब जो दूसरा है वो दूसरा भेद था, उसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब विशेषण में होता है कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही होती है। तो ये जो वाक्य हैं ये शुरू होते हैं जो से, जैसा से, जितना से। आप इसकी पहचान कर ले, याद कर ले इनको। जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य बताया आपको, जो वीर होते हैं, जो वीर होते हैं यानी कि उन व्यक्तियों की विशेषता बताई जा रही है जो वीर है। वो क्या करते हैं, वे अपनी वीरता रणभूमि में दिखाते हैं। तो इस वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वो हो गया जो वीर होते हैं, जैसा कि इसकी पहचान में भी बताया है। जो से शुरू होते हैं, ये जैसा से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भी किन्हीं लोगों की विशेषता बताई जा रही है। या हम कहते हैं जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे, उतने अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस तरीके के वाक्य जिनमें जो, जैसा, जितना आ जाए वो मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य होंगे और उनको नाम देना होगा हमें विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब हम आ जाते हैं तीसरे पर। ये जो तीसरा है ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है कि ये जब से शुरू होगा, जहां से होगा, ज्यों से होगा, जिधर से होगा, यद्यपि से होगा। इन शब्दों से ये शुरू हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य मैंने लिया, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यानी कि मेंढक कब बोलते हैं, जब पानी बरसता है। तो ये हो गया इसमें प्रधान वाक्य और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। और इसकी विशेषता में हम बताएंगे, इसका नाम हम देंगे कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि किसी क्रिया की बात हो रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि मेंढक कब बोलते हैं, जब पानी बरसता है। तो ये तीनों आश्रित उपवाक्यों की मैंने यहाँ पर आपको पहचान बताई। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ इनका भेद कौन सा है आश्रित उपवाक्य का। तो आपको ये पहचान याद रखनी है, और आपकी पहचान के लिए और सरल बनाने के लिए मैंने एक नियम दे दिया आपको कि अगर आपको सरल वाक्य की पहचान करनी है तो आप देखोगे उसमें एक ही उद्देश्य होगा, उद्देश्य यानी कि कर्ता, और एक ही विधेय होगा। विधेय में क्रिया भी हो सकती है, क्रिया का विस्तार भी हो सकता है, यानी कि एक कर्ता एक क्रिया। यहाँ पर कर्ता जो है वो बहुवचन में भी हो सकता है और एक वचन में भी। तो सरल वाक्य को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा, संयुक्त वाक्य को पहचानना आसान हो सकता है यदि आप याद रखें कि जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें दो या दो से अधिक बराबर इंडिपेंडेंट, जैसे पिछली बार भी बताया था, और बीच में और से, किंतु से, परंतु से, लेकिन से ये जुड़ा हुआ होगा। और तीसरा होगा मिश्र वाक्य। उसकी पहचान होगी कि एक उसमें प्रधान वाक्य होगा और एक उसमें आश्रित उपवाक्य होगा जो उस पर डिपेंड होगा।
तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन जो वाक्य से संबंधित आते हैं कि आप पहचान करो सरल वाक्य है, या आप पहचान करो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, या पहचान करो मिश्र है, या फिर कभी 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 ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं कि 4 वाक्य दे दिए और आपसे पूछेंगे कि बताओ इन चारों में से ये कौन सा वाक्य, एक ऊपर वाक्य देकर कि ये सरल में जाएगा, संयुक्त में जाएगा, या फिर ये मिश्र में जाएगा। तो यदि आपको पहचान होगी तो आप बड़े आराम से इसको समझकर हल कर सकोगे। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो चीजें मैंने बताई उस ढंग से यदि आपने याद रखा तो परीक्षा में 4 नहीं तो 3 अंक तो आप जरूर लाओगे बच्चों। ठीक है, तो मेरी उम्मीद तो यही है कि आपको ये वाक्य वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं उसको जरूर समझाऊंगी, दोबारा उस चीज को जरूर दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।